चंदनपुर में सेठ हीरा चंद की हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। पूरे गांव को दावत पर बुलाया गया था और लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। एक कोने में फटे पुराने कपड़ों में रघु अपनी थाली को घूर रहा था। विराज, देखो जरा, क्या सभी को भोजन पसंद आ रहा है? आज का जश्न फीका नहीं पड़ना चाहिए। मालिक, आप निश्चिंत रहे। गांव वाले उंगलियां चाट रहे हैं। आपकी वाहवाही हो रही है। बहुत अच्छे। अरे, वह कोने में कौन बैठा है? वह भिखारी खाना क्यों नहीं खा रहा? वह रघु है मालिक। मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहता है। मैं अभी उसे डांट कर खिलाता हूं। ए भिखारी, नखरे क्यों कर रहा है? चुपचाप खा ले। ऐसा नसीब दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे भूख नहीं लगी है और यह खाना खाने लायक नहीं है। क्या कहा तुमने? मेरा खाना खाने लायक नहीं है? तुम जैसे भिखारी को स्वाद की क्या परख? सेठ जी, परख कपड़ों से नहीं, जीभ से होती है। इस खीर में केसर और इलायची के नीचे बासीपन की गंध छिपी है। जुबान संभाल कर बात कर। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं बस सच कह रहा हूं। अगर यकीन ना हो तो इस खीर को किसी जानवर को खिलाकर देख लीजिए। विराज, इसे निकालने से पहले जरा रुको। मुझे इसकी आंखों में डर नहीं दिख रहा। मालिक, यह पागल है। मैं इसे अभी सीधा कर देता हूं। नहीं, दावत खत्म होने दो और इसे यहीं रोको। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। इसकी जीभ में कुछ तो अलग बात है। दावत खत्म हो चुकी थी और मेहमान जा चुके थे। हवेली के बड़े हॉल में केवल सेठ, विराज और रघु मौजूद थे। तो तुम्हारा नाम रघु है? तुम जानते हो, तुम्हारी वजह से मेरी महफिल का रंग बिगड़ सकता था। मैंने वही कहा जो सच था। झूठ बोलकर पेट भरना मेरी आदत नहीं। सच? विराज, रसोई घर में जाकर पता करो, रसोइया क्या कर रहा था। मालिक, रसोइया मान गया। उसने कल रात का बचा हुआ दूध आज की खीर में मिला दिया था। देख विराज, हजारों लोगों में सिर्फ इस भिखारी ने वह पकड़ लिया। रघु, तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति नहीं, शाप है सेठ जी। गरीबी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। तुम्हारी यह मजबूरी अब तुम्हारी ताकत बन सकती है। मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूंगा जिससे तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। गरीबी किससे प्यारी होती है सेठ जी? लेकिन गलत काम के लिए मैं अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा। कोई गलत काम नहीं है, बस एक खोज है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे सूंघने और चखने की शक्ति वाले आदमी की जरूरत है। मालिक, क्या आप इस 2 कौड़ी के आदमी पर भरोसा करेंगे? हीरे की परख जौहरी को होती है विराज। रघु, तुम्हें बस मेरे साथ चलकर कुछ चीजों को चखना होगा। मुझे क्या चखना होगा? वह वक्त आने पर पता चलेगा। बस इतना समझ लो कि यह एक परीक्षा है। ठीक है, अगर इससे मेरे परिवार के दुख खत्म हो सकते हैं तो मैं तैयार हूं। अगले कुछ दिनों तक रघु को हवेली के एक कमरे में रखा गया और अच्छा खाना दिया गया। विराज बाबू, हम खजाने की खोज पर कब निकलेंगे? 3 दिन से मैं यहाँ कमरे में बंद हूँ। ज्यादा सवाल मत कर। सेठ जी जब कहेंगे तब चलेंगे। तैयार?
कैसा तैयार। मुझे अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन हर खाने के बाद मेरा सिर क्यों चकराता है। यह शाही खाना है, तुझे आदत नहीं है। चुपचाप खा और आराम कर। काका, ओ काका, जरा इधर तो आना। क्या है भाई? विराज बाबू ने किसी से बात करने को मना किया है। बस एक बात बता दो, मुझसे पहले यहाँ जो लोग आए थे वह कहाँ गए? कौन लोग? यहाँ कोई नहीं आता। सेठ जी किसी को यहाँ नहीं रुकने देते। मैंने कल रात कोठी के पीछे कुछ गरीबों के कपड़े पड़े देखे। सच बताओ काका। अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से बेटे। सेठ जी खजाने के लिए पागल है और शुद्धि की बात करते हैं। शुद्धि? कैसे शुद्धि? मैं ज्यादा नहीं जानता, बस इतना पता है कि जो जंगल वाले घर में गया वापस नहीं आया। सेठ जी को लगता है खजाना उसे मिलेगा जो विष को जीत सके। विष? तो यह माजरा है। यह मुझे खजाना नहीं, मौत देने ले जा रहे हैं। चौथे दिन सेठ हीराचंद और विराज रघु को लेकर एक बैलगाड़ी में बैठकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। डरो मत रघु, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। यह जंगल मेरे पूर्वजों की अमानत है। सेठ जी, यह रास्ता तो किसी शमशान की तरफ जाता लगता है। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप बैठ। विराज भाई, आप तो इनसे ताकतवर हैं, फिर सेठ जी ने खजाने के लिए आपको क्यों नहीं चुना? क्योंकि विराज एक योद्धा है, पारखी नहीं। खजाने का प्रसाद केवल वही ग्रहण कर सकता है जिसके शरीर में जहर पचाने की क्षमता हो। जहर? आपने दावत में जहर की बात नहीं की थी। घबराओ मत, वह असली जहर नहीं, बस जड़ी बूटी का मिश्रण है। तुम्हें बस बूटियों को चखकर असली वाली बतानी है। और अगर मैंने गलत बूटी चख ली तो हम तुम्हारे इलाज के लिए है ना। मेरे पास हर जहर की काट है। भरोसे पर ही दुनिया कायम है सेठ जी, लेकिन याद रखिएगा, गरीब की हाय और सांप का जहर दोनों बहुत बुरे होते हैं। मालिक, यह लड़का बहुत बोलता है, क्या इसकी जुबान काट दो? नहीं विराज, इसकी जुबान ही तो हमारे काम की है। अभी शांत रहो, हम पहुंच गए। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी इमारत थी, जहाँ एक मेज पर कई तरह के बर्तन रखे थे। स्वागत है, यही वह जगह है। खजाने का द्वार यहीं कहीं छिपा है। यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं दिख रहा, सिर्फ एक मेज और उस पर रखे यह कटोरे दिख रहे हैं। यही चाबी है। इन कटोरों में से एक में अमृत है जो खजाने का रास्ता खोलेगा। बाकी दो में कालकूट विष है। और आप चाहते हैं कि मैं इन्हें पीकर देखूं? तुम्हें पूरा नहीं पीना, बस एक बूंद चखना है। अपनी शक्ति से बताओ कि किसमें मौत नहीं, जीवन है। और अगर मैं मर गया? तो तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम तुम्हारे परिवार को माला माल कर देंगे। नाटक बंद कर और पी, वरना यह तलवार तेरी गर्दन अभी उड़ा देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सही प्याला पहचान लूं, तो पहला घूंट आप पिएंगे सेठ जी। खजाने का हकदार मालिक होता है, नौकर नहीं। मंजूर है, तुम बस पहचान करो। विराज बाबू,
क्या आपको याद है, पिछले महीने गांव से भीमा नाम का धोबी गायब हुआ था? उसका यहाँ क्या काम? तू अपना काम कर। वह गमछा वह भीमा का है, मुझे वह अच्छी तरह याद है। तुम यहाँ बकवास करने आए हो या काम करने? मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया था सेठ जी। भीमा मेरा भाई था, जिसे आप अपनी लालच की प्रयोगशाला में लाए थे। सेठ और विराज हैरान रह गए। रघु का चेहरा अब शिकारी जैसा लग रहा था। तो तू जासूस है? मैंने कहा था मालिक, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। रुको विराज, तो तुम जानते थे, फिर भी तुम यहाँ अपनी मौत मरने चले आए। मौत किसकी होगी यह वक्त बताएगा। हम वैद खानदान से हैं और जड़ी बूटियों को गंध से पहचानते हैं। हाँ, लेकिन वह मूर्ख निकला और गलत प्याला चुनकर मर गया। तुम मलग हो, तुम ही मुझे सही प्याला बता सकते हो। और अगर मैं ना बताऊं? तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा और फिर तेरे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं बताता हूं। तलवार हटाओ। लाल वाले में संखिया है और नीले में धतूरा, लेकिन यह तीसरा पीला वाला, इसमें तुलसी और गिलोय की गंध आ रही है। क्या मतलब? इसमें से किसी में भी खजाने का रास्ता नहीं है। आप अंधविश्वास से पागल हो चुके हैं। कोई खजाना नहीं है। झूठ! किताब में लिखा है कि सही रस पीने वाला अमर हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो ताकि तुम खुद उसे पी सको। सेठ का लालच अब पागलपन में बदल चुका था। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप खुद चुन लीजिए। नहीं, तुम चुनोगे। बताओ कौन सा सुरक्षित है? ठीक है, यह पीला वाला। इसमें ऐसी जड़ी बूटी है जो इंसान को बेहोश कर देती है, ताकि वह दूसरी दुनिया देख सके। विराज, यह सच बोल रहा है। इसकी आंखों में सच्चाई दिख रही है मालिक, और वैसे भी यह मरने से डर रहा है। ठीक है, मैं इसे पीऊंगा। अगर मैं मर गया तो विराज, इसे जिंदा मत छोड़ना। पीजिए सेठ जी, अमरता आपका इंतजार कर रही है। यह तो मीठा है। मुझे कुछ हो रहा है। यह क्या है? मेरी सांस! विराज, इसने मुझे जहर दिया। धोखेबाज! तूने मालिक को मारा, अब तू नहीं बचेगा। यह मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे? कमरे में अब केवल रघु खड़ा था, बाकी दोनों जमीन पर तड़प रहे थे। हैरान हो विराज? सोच रहे हो कि बिना कुछ खाए पिए तुम कैसे गिर गए? तूने क्या किया? मैंने कहा था ना, मैं वैद हूं। रास्ते में मैंने अपने गमछे से सूखी जड़ी बूटियों की धूल हवा में उड़ा दी थी। मुझे बचा लो, मैं तुम्हें सारी दौलत दे दूंगा। जिस दौलत के लिए आपने मेरे भाई को मारा, वह मेरे किस काम की? आपने लोगों के जीवन में जहर घोला। आज वही जहर आपके अंदर है। पानी! पानी! वह पीला प्याला सिर्फ गन्ने का रस था। आपको अपने वहम ने मारा है, और हवा वाला जहर आपको केवल लकवाग्रस्त करेगा। तू शैतान है। नहीं, मैं बस एक भाई हूं जिसे इंसाफ चाहिए था। पुलिस अमीरों के जेब में होती है, इसलिए मुझे सजा खुद तय करनी पड़ी। अब आप दोनों यही रहिए, जहां ना आपकी चीख कोई सुनेगा और ना ही आपकी दौलत किसी काम आएगी।
गांव में खबर फैली कि सेठ हीराचंद और विराज खजाने की खोज में मारे गए। रघु अपने भाई की यादें लेकर गांव छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।